नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम अंग्रेजी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। कल जो आपने वीडियो देखी या इससे पहले की जो आपने वीडियो देखी वो नाउन की थी, और मैंने आपसे कहा था कि नाउन का टॉपिक समझने के बाद ही आपको प्रोनाउन का टॉपिक समझ में आएगा। काफ़ी चीज़ें नाउन के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले नाउन का टॉपिक करवाया था और आज हम अभी प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, प्रोनाउन इसमें ऑलरेडी एक शब्द आया हुआ है प्रो के साथ में नाउन का, राइट। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? हिंदी में इनको हम सर्वनाम कहते हैं, और जब अंग्रेजी में हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे ए वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन इज कॉल्ड एज ए प्रोनाउन। यानी कि ऐसा शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, क्या है एक बार इसको पढ़ लीजिए। मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन स्टडीज़ इन 10th क्लास, मोहन प्लेज फुटबॉल। तो ये जब पैसेज या 2-3 लाइनें आपने पढ़ी या किसी पैसेज में बार बार आप नाउन की फ्रीक्वेंसी देखते हो, यानी एक शब्द एक नाम का प्रयोग बार बार हुआ है, तो वो अच्छा सा नहीं लगता, उस पैसेज की सुंदरता को ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मोहन जो कि एक नाउन है, कल हमने पढ़ा था ये कौन सा नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो जो मोहन शब्द है यहाँ पे पहली लाइन में पहले सेंटेंस के अंदर जब इस मोहन को हमने लिखा तो हमने इसका नाम लिखा है, लेकिन जब हम दूसरी बार इसको लिखते हैं तो मोहन को काट के हम इसकी जगह पे ही लिख देते हैं, और तीसरे सेंटेंस में मोहन प्लेज फुटबॉल इसकी जगह पे भी हम लिख देते हैं ही। तो अब देखिए, बार बार नाउन को हमने यहाँ पे नहीं लिखा और उसकी जगह पे हमने एक दूसरा शब्द इस्तेमाल कर दिया, इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन की जगह पर करते हैं, इसीलिए इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर होगी ये बात आपको? ठीक है, बहुत सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन इन प्रोनाउन को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको नाउन का सिंगुलर और प्लूरल का पता है? किसे सिंगुलर कहेंगे और किसे हम प्लूरल कहते हैं? तो देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, सॉरी वाक्य नहीं, एक वर्ड लिखा है बॉय। तो बॉय एक नाउन है, कॉमन नाउन है। जब इस बॉय को मैं प्लूरल के अंदर लिखूंगा तो ये बॉयज बन जाता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो किसी वाक्य में जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो अपने साथ वैसी ही वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लेके चलता है, ये ध्यान रखना आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा ए बॉय ब्लैंक कमिंग, तो यहाँ इस वाक्य में ए बॉय सिंगुलर है तो इसलिए इज आएगा। अगर इज एमआर में से आपको भरना पड़े तो यहाँ पे इज आएगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम बॉयज, अब यहाँ पे इज की बजाय क्या लिखेंगे, हम आर लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा नाउन होगा, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पे आती है कि इस प्रोनाउन को सीखने से पहले आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्या है, देख लीजिए। इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। इन्हीं प्रोनाउन को हम पर्सन्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को शामिल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये दोनों आते हैं। सेकेंड पर्सन में अकेले यू को रखते हैं, और थर्ड पर्सन में जो भी बच चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें बची हैं, प्रोनाउन बचे, ही, शी, इट और दे, इन सब को हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 पर्सन होते हैं अंग्रेजी के अंतर्गत, ठीक है। अब जैसे आपने पहले बुक में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा, आई, फिर यहाँ पे लिखा माय और फिर लिखा मी, ऐसे आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे वी, आवर, अस। अब आपको कोई पूछे कि माई जो है या मी जो है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो पर्सन तो ये फर्स्ट ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, केस अलग हो सकता है, वो केस क्या चीज़ होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आई, माई, मी, वी, आवर, अस ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे छोटे से स्टार लगाए इनके ऊपर, और इसके अंदर एक एक चीज़ और शामिल कर दी, माइन एंड आवर्स, ये 2 चीज़ें और मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, यू, योवर एंड यू, और यहाँ पे मैंने लिखा है योवर्स, ठीक है। ठीक वैसे ही हिज, हिम, और यहाँ पे मैंने हिज का हिज ही लिख दिया, या इसको ब्लैंक आप छोड़ सकते हो,
क्यों छोड़ा, क्यों लिखा, वो भी बताऊंगा, एक बार इसको देख लीजिए। सी, हर, हर, और यहां पे मैंने लिखा हर्स। इट, इट्स, इट, एंड यहां पे मैंने इट्स लिख दिया। वैसे यहां पे भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे, देयर, देम, और यहां पे मैंने लिखा है देयर्स। ये क्या चीज़ है? आपको पूछे कोई भी कि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है योवर्स जो है वो किस प्रकार का प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, अंग्रेजी के अंदर वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यू, योवर, यू और योवर्स, ये सारे चारों के चारों जो हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। ठीक वैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, और दे, देयर, देम एंड देयर्स, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को शामिल करते हैं, सेकंड पर्सन में हम यू को शामिल करते हैं, थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट और दे इनको शामिल करेंगे। ये 3 तरीके से हमने लिखे हैं, 3 पर्सन है भाई ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इनको हमने अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया है भाई, क्या ज़रूरत पड़ी अपने को। तो देखिए इनके यूजेज के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, और फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको कुछ और लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा एक चीज़ और लिख रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्टिव, या इसको हम लिखते हैं नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अब ये जो केस, इसकी मैं बात कर रहा था, पहला मैंने लिखा है नंबर 1 पे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे किया जाता है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है नामकरण, तो ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या नामकरण के तौर पे किया जाता है, वर्ब से पहले किया जाता है, उनको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कहते हैं। अब सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में एक तो आप आई को लिख सकते हो, ठीक है, एक आप वी को लिख सकते हो, यू को लिख सकते हो, ही को, शी को, इट को, दे को, इन सब को आप सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या होगा, मी होगा। वी का क्या होगा, अस होगा। यू का यू ही रहता है, और ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। तो ये सब्जेक्टिव हैं और ये ऑब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, 2 केस के प्रोनाउन आपने देख लिए। ठीक है, चलिए तीसरा और आखिरी केस इसके अंदर हम देखते हैं। तीसरा जो केस होता है उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। ध्यान से सुनिएगा, पॉजेसिव केस। मैं इसको मिटा देता हूँ, तीसरा केस लिखता हूँ यहाँ पे, ये समझना जरूरी है भाई बहुत ज़्यादा। तीसरा जो केस है उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव केस के प्रोनाउन, पॉजेसिव केस। अब देखो पॉजेसिव केस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं भाई, एक माई भी आता है और एक माइन भी आता है। ठीक वैसे ही आवर भी आता है और आवर्स भी आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आता है, तो यू के लिए हम योवर एंड योवर्स इन सब का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन में हम यहाँ पे बात करते हैं हिज की, और इसमें हम नहीं लिखते, खाली छोड़ देते हैं। अगर मैं शी के लिए बात करूँ तो यहाँ पे हर और यहाँ पे होता है हर्स। ठीक है, इट के लिए इट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दे के लिए होता है देयर और देम। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगर ये दिखाई नहीं देती तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे इट एंड इट्स और देयर एंड देम। ठीक है, हमने ये चीज़ें लिख दी। अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार। ये सारे के सारे इधर वाले जो ये वाले हैं इस बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखे हैं, इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहेंगे इनको हम, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बहुत सारे टीचर एंड स्टूडेंट्स को मैंने देखा है प्रोनाउन बताइए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ही, शी, इट, इस तरह वो प्रोनाउन बता देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, माई जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। आई का पॉजेसिव केस का प्रोनाउन जो होगा वो माइन होगा। ठीक वैसे ही वी का पॉजेसिव केस का प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स। यू का योवर्स, शी का हर्स, इट का इट्स, और यहाँ पे मैंने देम नहीं लिख दिया, देयर्स।
दे का होता है ये देयर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है पॉजेसिव केस के प्रोनाउन सिर्फ यही हैं, ये पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने यहाँ पे 3 केस पढ़े हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन, दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, और तीसरा और लास्ट हमने पढ़ा है पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। ठीक है, ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन अगर आप चाहो तो इनकी फोटो क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ते हैं। तो आपको ने अभी तक पढ़ा है प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हमने इसमें यह भी देखा कि प्रोनाउन को हम 3 केसेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। 3 केसेस कौन से थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कौन कितने होते हैं। वैसे तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टोटल जो है वो 11 प्रकार के प्रोनाउन बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट एक बार। पहला जो प्रोनाउन आता है इसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा जो टाइप आता है इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरे टाइप्स को हमने कहा है ये पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। तीसरा जो टाइप आता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा जो आता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, पांचवा जो प्रोनाउन आता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठा जो आता है इसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, सातवां जो प्रोनाउन आता है इसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। आठवां जो प्रोनाउन आता है इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, नौवां जो प्रोनाउन का टाइप आता है इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 10वां जो प्रोनाउन का टाइप आता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और नंबर 11 पे आता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ये टोटल 11 प्रकार होते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से एक बार नाम देख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी। ये 11 प्रकार हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इन 11 प्रकार को अब हम पढ़ने वाले हैं, और ध्यान से देखिएगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपने प्रोनाउन का टॉपिक सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आगे के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं इनको एक बार। तो यहाँ पे पहला जो प्रोनाउन है आपका वो है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी प्रकार के प्रोनाउन को यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन सबको शामिल करते हैं। जब किसी वाक्य में इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई, जैसे आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है और मी जो है वो इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर 2 पे यहाँ पे आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र करते पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन आता है, बिल्कुल। पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स आता है, बिल्कुल आता है भाई। पॉजेसिव प्रोनाउन में योवर्स भी आता है, हर्स भी आता है, इट्स भी आता है और देयर्स भी आता है। ये हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। अब बात ये आती है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग एक वाक्य में कहाँ करते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे भी और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी, दोनों जगह पे इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। या तो सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पे करेंगे। हो सकता है ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या फिर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट वो हो सकता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे करते हैं। दोनों चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तीसरा जो प्रोनाउन होता है उसको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब क्या होता है, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करके दिखाना। तो ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत करके हमें बताते हैं उनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे
इसमें हम किस किस प्रोनाउन को शामिल करेंगे? तो इसमें हम दिस, दैट, दीज और दोज, इन चारों प्रोनाउन को हम शामिल कर लेते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है। दिस, दैट, दीज और दोज। तो जब इनका प्रयोग हम किसी वाक्य में किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं तो वहां पे इनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज माई मोबाइल, तो यहां पे इस वाक्य में जो दिस है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस का प्रयोग नज़दीक की किसी एक वस्तु के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की किसी एक वस्तु या सिंगुलर के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार दीज का प्रयोग जो है नज़दीक की बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए किया जाता है, और दोज का प्रयोग थोड़ी दूर की जो चीज़ें होती हैं, उन जो संख्या में ज़्यादा होती है उनके लिए प्रयोग किया जाता है दोज का, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज और दोज, जब इनका प्रयोग नाउन को संकेत करने के लिए किया जाता है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाती है, ठीक है। नंबर 4 पे आती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सब का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांट देना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है अलग अलग चीज़ों का बंटवारा कर देना। तो जब इनका प्रयोग हम किसी वाक्य में नाउन की जगह पे कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद जब आप एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आएंगी। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा है, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। तो एक बात और याद रखनी भाई, ये सारे के सारे जो शब्द जो हैं वो सिंगुलर हैं, एक वचन के रूप में किए जाते हैं, इसीलिए इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर प्रयोग करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, ये रूल भी आता है पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। यहाँ पर क्या क्वेश्चन होता है, यदि किसी वाक्य में ईच या एवरी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिए गए हैं और उनके बाद में ऑफ प्रीपोजिशन दी गई है और उनके बाद में डेफिनेट आर्टिकल द दिया गया है, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल में होगा, लेकिन उसके जस्ट बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो देख लीजिएगा, ये नाउन प्लूरल में है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आप देखिएगा इस ईच के बाद में क्या कोई और नाउन है? नहीं है। इसका मतलब ईच जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी तरह आप एवरी, ईदर एंड नीदर का प्रयोग करते हैं। ईच और एवरी दोनों सिंगुलर सेंस के रूप में यूज होते हैं। ईदर का मतलब होता है दो में से किसी एक का चयन करना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, ईदर, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज ऑनेस्ट। तो जहां पर दो में से किसी एक की बात की जाए तो ईदर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और दो में से किसी एक की भी बात नहीं की जाए या दोनों में से किसी की भी बात ना की जाए तो वहां पे हम नीदर का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? ईदर का प्रयोग दो में से किसी एक का चुनाव करने के लिए किया जाता है और नीदर का प्रयोग दो हैं और दो में से किसी का भी चुनाव नहीं करना है तो वहां पे हम नीदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नीदर ऑफ द टू बॉयज इज ऑनेस्ट, टू ब्रदर इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात एक और है कि जब दो में से एक के लिए तो हम ईदर का प्रयोग कर रहे हैं, जब दो से ज़्यादा में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो हम किस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पे आपको याद रखना है, वहाँ पे आपको वन, ONE, वन का प्रयोग करना है, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल तो होंगे ना सभी को, अगर नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ एक बार। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं तो इसमें हम ईच, एवरी, ईदर और नीदर इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा है, ईदर का प्रयोग, EITHER, ईदर का प्रयोग दो में से किसी एक का चयन करने के लिए, और नीदर का प्रयोग दो है, दो में से किसी का चयन नहीं करना, तो हम नीदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपके सामने ये कंडीशन आ जाए कि दो से ज़्यादा की संख्या दी गई है, ठीक है, दो से ज़्यादा की संख्या दी गई है, तो वहाँ पर हम ईदर की बजाय, क्योंकि ईदर तो दो में से एक के लिए होता है, ईदर की बजाय हम वन का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जब तीन हैं या दो से ज़्यादा हैं और तीनों में से किसी का यूज़ नहीं करना, जब दो हैं और दो में से किसी का यूज़ नहीं करना, नीदर, दो से ज़्यादा हैं और उनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करना या किसी के बारे में नहीं बताना, तो हम नन का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है भाई, वन एंड नन। वन का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए और नन का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए
जिसमें मना किया गया हो वहां पे हम यूज करते हैं, वन एंड नन। ठीक है, हो गया वो क्लियर ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखो माई सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्व्स, ध्यान से देखिएगा इनको, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, देमसेल्व्स। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग हम स्वयं, सब्जेक्ट स्वयं के लिए करता है और जोर देने के लिए करता है, तो वहां पे हम कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी खुद की ही बातें बताना। जैसे मैं कहता हूं, यहां पे वाक्य लिख रहा हूं, सी किल्ड हरसेल्फ, उसने स्वयं अपने आप को मारा था, सी किल्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो इस सब्जेक्ट को के बारे में बता रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए दिखने में रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, जो छठा नंबर प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों सेम हैं, लेकिन यूजेज इनके अलग है। मोस्टली केसेस में आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ इसकी याद रखने की। मैंने कहा दिखने में इन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इन्हीं को हम इम्फेटिक बोलते हैं, लेकिन कैसे आप इनको अलग करोगे, तो लगभग आपके लेवल तक के एग्जाम के अंतर्गत ये क्या पूछा जाता है कि जब सब्जेक्ट, जैसे सी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रख दिया जाता है तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। सी हरसेल्फ किल्ड ए स्नेक, तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद जब इस हरसेल्फ का यूज किया गया है तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 6 प्रोनाउन आपको हो गए। इसमें अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है, कहीं पे भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। इनडेफिनेट प्रोनाउन, देखो नाम से पता चल रहा है डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, निश्चित नहीं है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सम और एनी का, तो इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। समथिंग, ठीक है, नथिंग, समवन, नो वन, उसी प्रकार एनीथिंग, एनीवन। इन सभी को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, अनिश्चित सर्वनाम बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसी वाक्य में अनिश्चितता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनडेफिनेट, अनसर्टेनिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ सारी। ठीक है, चलिए नंबर 8 पे हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल स्पेलिंग देख लीजिएगा, RECIPROCAL। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम 2 चीजों को शामिल करते हैं, 2 ही प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, इन 2 प्रकार के प्रोनाउन को हम इसमें शामिल करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि ईच अदर और वन अनदर में क्या फ़र्क है, तो किसी को पता तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। तो देख लीजिए एक बार, ईच अदर का प्रयोग हम एक दूसरे के संपर्क के लिए करते हैं, ठीक है, आपस में। ठीक है, वन अनदर का मतलब 2 हैं और 2 से ज़्यादा के लिए जब बातें की जाती हैं तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, 2 से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें 2 से ज़्यादा के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेड फेयरवेल वन अनदर, राइट। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, मैंने 1 या 2 स्टूडेंट्स की बात नहीं की, बहुत लगभग सभी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम वन अनदर का प्रयोग कर रहे हैं, ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर होगी? तो इन दोनों प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई, तो WH वर्ड के जितने भी जो प्रोनाउन होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, जिसमें हु, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, इन सभी की बात करते हैं हम। ठीक है, हाउ, इसको भी हम शामिल करते हैं। तो WH फैमिली के जो भी प्रोनाउन होते हैं और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह सब यूज होते हैं, तो उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इन्हीं को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और दैट, देखो जब इनका प्रयोग
दो वाक्य को आपस में जोड़ने के लिए होता है या सेंटेंस के बीच में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ना, ठीक है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग WH वर्ड वाली फैमिली में से किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और लास्ट आता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो इसमें एकमात्र कौन सा आता है, व्हाट, ऐसे, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इसके साथ आता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज़। तो सरप्राइज एक्सक्लामेशन के सेंस में जब हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा। तो इस तरह मैंने आपको अभी क्या बताया है, सिर्फ इन प्रोनाउंस का बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। और सभी क्लासेस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी 7th क्लास हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या आपके कंपटीशन में कोई चीज़ें हों, उन सभी के लिए सारे के सारे प्रोनाउन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बस इसको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा और अपने कोई भी इसमें आपको कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। देखिए डेली मैंने आपको बार बार कहता हूँ अपने नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, अभी कर लोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक अपना प्रोनाउन का। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, तो तब तक वेट कीजिए और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। और हाँ, मुझे भी सपोर्ट करिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको वीडियो को बनाने में, तो आपका छोटा सा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ like this video and share this video also. Thank you so much.